हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसकी आज 19वीं क्लास है और यहाँ पर हम हिस्ट्री के टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो कवर करते हैं जो RO ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो जो यवन प्रिय शब्द था वो किस लिए था? ए, एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का। बी, हाथी दांत का। सी, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। डी, काली मिर्च का। किस लिए यवन प्रिय शब्द का यूज़ किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, यानी कि काली मिर्च का। काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जो काली मिर्च थी वो यूनानियों एवं रोम वासियों को बहुत अधिक प्रिय थी, इसीलिए इसका जो काली मिर्च का नाम था वो यवन प्रिय मतलब बोला जाने लगा था। चलिए अगला सवाल है, तोलाक्का पीएम ग्रंथ संबंधित है। ए, प्रशासन से। बी, विधि से। सी, व्याकरण और काव्य से। डी, उपरोक्त सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि व्याकरण और काव्य से। जो ये ग्रंथ है तोलका पीयम, ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसकी जो रचना है वो तोलका पियर, जो यहाँ पे यम लिखा है बस इसके बाद माँ की जगह पे रा कर दीजिए तो इसकी रचनाकार हो गए तोलका पियरम। ठीक है, पियर, सॉरी माँ नहीं होगा यहाँ पे, रा हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने की थी और ये कौन थे? तो जो अगस्त ऋषि थे उनके 12 शिष्यों में से ये एक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सिलप्पाधिकारम का लेखक था। ए, इलंगो। बी, पराण। सी, करिकाल। डी, विष्णु स्वामिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि इलंगो अडिगल। ठीक है, इलंगो अडिगल इसके क्या थे? लेखक थे, याद रखिएगा। और ये जो है सिलप्पाधिकारम ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोटों का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए हुए हैं नाम और सूची 2 में दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 2, 4, 1, 3 ये करेक्ट आंसर होगा। पहले का क्या होगा? 2, यानी कि तिरुकुरल ये क्या है? दर्शन है। दूसरे का हो जाएगा 4, यानी कि जो तोलाक्का पीएम है ये क्या है? व्याकरण है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है। अगला है शिल्पाधिकारम, ये क्या है? तो ये 1 नंबर हो जाएगा, प्रेम कथा है। ठीक है, और डी में है मणिमेकलय, ये क्या है? ये 3 हो जाएगा, यानी कि वणिक कथा। चलिए अगला सवाल है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? कहाँ से हमें पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे, और कहाँ की खुदाई से पता चलता है? ए, मदुरै। बी, ताम्रलिप्ति। सी, तौंडी। डी, अरिकामेंडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अरिकामेंडू। ठीक है, यहाँ पे जो खुदाई है उससे खुदाई हुई है उससे हमें पता चलता है कि भारत और रोम के जो है वो बहुत क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित है अरिकामेंडू। ठीक है, कोरोमंडल तट पर है। एक क्वेश्चन इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है भारत में? तो ये अरिकामेंडू से ही प्राप्त हुई है। जब खुदाई हुई है, रोम की बस्ती मिली है, भारत की तो है ही है, तो क्या हुआ है कि यहाँ पे रोम की बस्ती मिली है अरिकामेंडू में और भारत का भी यहाँ पे सामान ये सब मिला है, तो इससे पता चलता है कि भारत और रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, एम्फोरा जार होता है एक, क्या होता है? ए, छिद्रयुक्त जार। बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। सी, चित्रधूसर जार। डी, काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार ये होता है। और ये किस लिए यूज़ होता था? तो इसका यूज़ तरल पदार्थ को रखने के लिए करते थे, जैसे कि तेल वगैरह, शराब वगैरह, इनको रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो याद रखिएगा एम्फोरा जार। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में
किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। तो किसका नहीं हुआ है? तो ए कदम राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। केवल चेर, पांड्य, चोल इन 3 राजवंशों का उल्लेख ही संगम साहित्य में हुआ है। इसके अलावा और किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केवल चोर, चेर, पांड्य यही राजाओं हैं, राजा जो थे इन्हीं के बारे में बताया गया, उन्हीं के उद्भव के बारे में, उनके विकास के बारे में, विकास का जो विवरण है वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं संगम साहित्य में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ए चेर, बी चोल, सी पल्लव, डी पांडव। तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है कि चेर, चोल और पांडव तो मिलते हैं, तो बाकी किसी भी उसका राजवंश का उसमें उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। यहाँ पे पल्लव का उल्लेख नहीं है, केवल इन 3 का उल्लेख है, चेर, चोर और पांड्य। अगला सवाल, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा? जो कुरल है ये किस भाषा में है? ये है बी तमिल भाषा में, ठीक है। याद रखिएगा, तमिल साहित्य का इसे बाइबल भी बोला जाता है, ठीक है। किसे? कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल भी बोला जाता है और इसे मुप्पाल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, है ना, पूछ लेगा आपसे कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो मुप्पाल भी बोलते हैं इसे, मुप्पाल ये भी बोलते हैं। और इसकी रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। नाम याद रखिएगा, थोड़े डिफ़िकल्ट नाम होते हैं लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा, तिरुवल्लुवर, ठीक है। इनकी रचना किसने की थी कुरल की? तिरुवल्लुवर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कलम्बकम, बी कलिंगतुरपर्णी, सी पेरिय पुराणम, डी कुरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा कुरल। कुरल को लघु वेद या बाइबल भी बोला जाता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो बाइबल भी बोलते हैं इसे तमिल साहित्य का, और लघु वेद भी इसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रचना किसने की है? याद रखिएगा फिर से, तिरुवल्लुवर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ए कंबन, बी कुट्टन, सी नन्यन, डी टिक्कड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कंबन। कंबन ने तमिल की जो रामायण है उसकी रचना की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में नाम दिए गए हैं, वंश दिए गए हैं, सूची 2 में उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ए, ठीक है। मतलब पहले का 4 गुप्त की राजधानी क्या थी? देवगढ़। दूसरे का बी चंदेलों की खजुराहो। तीसरा सी इसका 1 हो जाएगा चालुक्य की बादामी, और डी पल्लवों की पन्नमलै, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज, डी मणिग्रामम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी मणिग्रामम। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि यहाँ बहुत सारी समितियाँ होती हैं गांव की, तो उसमें से एक मणिग्रामम भी है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य हुआ था, बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, सी चोल एवं होयसल के मध्य हुआ था, डी चोल एवं पांड्यों के मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था ये? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो राष्ट्रकूट शासक था कृष्णा3, कौन था? कृष्णा3, ठीक है, कृष्णा3 थे, कृष3 याद रख लीजिए आप, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्णा3, इसने क्या किया था कि जो पश्चिम गंगो या फिर बुतुक भी बोलते हैं 2, उसकी सहायता ली और चोलों को हरा दिया था, और हरा के तंजौर था उस पर अधिकार कर लिया था। और कृष्णा3 जो 3 था, इसने इसी उपलक्ष्य में क्या किया था कि तंजय कोंड उपाधि भी धारण की थी। तो तंजौर पे कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था, इसीलिए इसने तंजय कोंड नाम उसकी उपाधि भी धारण कर ली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है,
चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? किसने चोल साम्राज्य का अंत कर दिया? ए महमूद गजनवी ने, बी बख्तियार खिलजी ने, सी मोहम्मद गौरी ने, डी मलिक काफूर ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो किसी एक को करेक्ट यहाँ पर नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा मलिक काफूर। ठीक है, नियरेस्ट आंसर जो है मलिक काफूर हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये चोल और पांड्य थे, आयोग ने भी डी माना है मलिक काफूर, क्योंकि ये नियरेस्ट आंसर है। ठीक है, 1250 ईस्वी के आसपास में होयसल और पांड्य राज्य जो थे इन्होंने मिलके चोल राजा जो था राजेंद्र III उसको हरा दिया था। जो चोल राजा था उसको हरा दिया था। फिर क्या है, जो हार जाता है तो वो अधीनता ही स्वीकार करता है। तो चोल राजा जो थे पांड्यों के अधीन में 1279 तक शासन करते रहे थे। 79 यानी कि एकम 80, ठीक है, 79। तो वहाँ तक ये शासन करते रहे थे। इसके बाद चोलों का कोई भी ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाई दिया, कोई प्रमाण भी नहीं मिला कि चोल अस्तित्व में रहे हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से। लेकिन फिर क्या हुआ, मलिक काफूर ने 1310 में आक्रमण कर दिया साउथ की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, 1310 ईस्वी में साउथ की तरफ आक्रमण किया, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य इन सभी राजाओं को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। तो जब पांड्य इन सबको हरा दिया तो चोल भी एक प्रकार से हारे ही मानी जाएंगे, क्योंकि ये पांड्यों के अस्तित्व में ही थे, अधीन ही थे। तो मलिक काफूर, इसलिए इसका जो नियरेस्ट आंसर है वो हो जाएगा। बाकी पांड्यों ने, अगर यहाँ पे पांड्य दिया होता तो करेक्ट आंसर पांड्य हो सकता था, लेकिन पांड्यों के अधीन में चोल शासन कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दिया उनका जब से पांड्यों के अधीन आए थे। और इसके बाद मलिक काफूर ने दक्षिण में हमला किया और पांड्य और होलसेल और यादव, काकतीय इन सभी को हराया। तो नियरेस्ट आंसर जो है ये जो मलिक काफूर है वो हो जाएगा, और 1310 ईस्वी में ये किया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कि पांड्य जो राजा थे उनकी जो जीवन रेखा थी वो कौन सी नदी थी? तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में आप आंसर बताइए अगर आपको आता है। नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो वेंगी नदी थी ये इनकी जीवन रेखा थी पांड्यों की, क्योंकि इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था बहुत उर्वरक था, बहुत उर्वरतापूर्ण था। ठीक है, बहुत सारी खेती वगैरह ये होती थी, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि वेंगी नदी जो थी पांड्य राजाओं की जीवन रेखा थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उदयपुर। ठीक है, संगम युग में, याद रखिएगा। और संगम युग में ये क्या था, एक महत्वपूर्ण नगर भी था कावेरी की और ये किस नदी के किनारे था? तो कावेरी नदी के तट पर ये स्थित था, और सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था ये उदयपुर, इसीलिए इसको बोला जाता है कि कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, ये बुक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है उदयपुर के, कि ये एक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था? ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी, डी राजा। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये प्रयुक्त होता था राजा के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, को, कौन, मन्नन, ये राजा के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ करते थे। चलिए अगला सवाल है, तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम कहाँ हुआ था? ए अरिकामेंडू में, बी इरनाकुलम में, सी मदुरई में, डी तूकोरिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मदुरई में। ठीक है, 3 संगम हुए थे, आपको पता होना चाहिए जो 3 संगम हुए थे। तो संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे। ठीक है, और तीनों कहाँ कहाँ हुए थे, इनकी अध्यक्षता कहाँ, मतलब किसने की थी? अगर आपको पता है, और जितना पता है उतना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं पता है तो आगे मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो पहला जो हुआ था आपका,
पहला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पहला वाला मदुरई में हुआ था, ठीक है, और तीसरा भी मदुरई में ही हुआ था। तो पहला मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है अगस्त ऋषि ने की थी। तो नाम याद रखिएगा, पहला मदुरई में हुआ, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, या इसे अलैवाई भी बोलते हैं। तो दूसरा कपाटपुरम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पहले अगस्त ऋषि कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में तोलक्का पियर ये करने लगे थे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, तोलक्का पियर, ठीक है, ये इसकी अध्यक्षता करने लगे थे। और तीसरा था वो भी मदुरई में ही हुआ था, ठीक है। 2 मदुरई में हुए थे, पहला और तीसरा, ठीक है, दूसरा वाला कपाटपुरम में। तो तीसरा वाला मदुरई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता वो नक्कीरर ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, नक्कीरर ने की थी इसकी तीसरे वाले की अध्यक्षता। तो 3 संगम हुए थे, तीनों आपको बता दिए गए। चलिए अगला सवाल है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त, सी वशिष्ठ, डी सांभर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अगस्त, ठीक है, अगस्त ऋषि। इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यकरण किया हुआ है, ठीक है, और इन्हें तमिल साहित्य का जनक के रूप में भी माना जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमिल साहित्य का जनक किसे बोला जाता है, तो अगस्त ऋषि को बोला जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में ये राजवंश दिए गए हैं, दूसरे में उनकी जो महत्वपूर्ण नगर हैं या राजधानी है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ए, यानी कि 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1। पहले का हो जाएगा 3, यानी कि चालुक्य की क्या थी, बादामी। दूसरे का होगा 4, पल्लव की क्या थी, कांचीपुरम। सी तीसरा हर्ष, ये क्या था, इसका हो जाएगा 2, यानी कि कन्नौज। और डी पांड्य की हो जाएगा मदुरई, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ए फायान ने, बी हेनसांग ने, सी इतिसिंग ने, डी मतवालिन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी मतवालिन, ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? ए चालुक्यों ने, बी राजपूतों ने, सी गुप्त ने, डी मौर्य ने। तो ये मौर्य, गुप्त, राजपूत ये तो सब उत्तर भारत में ही थे। चालुक्य जो थे वो आपके साउथ में थे। तो इन्होंने जो है उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। और इनकी कैपिटल क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इनकी कैपिटल थी बादामी, या फिर उसको वातापी भी बोलते थे। चलिए अगला सवाल है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? ए तंजौर, बी वनवासी, सी कांची, डी बादामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी वनवासी, ठीक है। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो स्थापना की थी मयूर शर्मन ने की थी। नाम याद रखिएगा, कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पांड्य, ठीक है। पांड्य इन्होंने 26 ईसा पूर्व में एक दूत जो है रोम में भेजा हुआ था। और पांड्यों की कैपिटल क्या है? इनकी राजधानी जो थी वो मदुरई थी, याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इन्हें भी ध्यान में रखा करिए कि ये भी क्वेश्चन माइंड से निकल ना जाए। चलिए अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पर है ये? ए मदुरई में, बी पुदुकोट्टई में, सी श्रीरंगम में, डी तंजावुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सुमेलित करने में जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ये है आपका बी, यानी कि 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बालाजी विश्वनाथ। फिर क्या है दूसरा? बी का होगा 1, यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश। फिर क्या है 3 में है 4 नंबर, सी का होगा 4 उज्जैन। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। वेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में। तो ये था आज का आपका जो क्लास
25 जीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर करवाए गए हैं, जो कि आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आप ये क्लास नहीं कर रहे थे तो कंटिन्यू ये क्लास करिए, और पिछली क्लास अगर आपने नहीं की है तो उन्हें भी करिए। उसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो सभी लगातार करवाए जा रहे हैं, और अगर उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जाता है, एग्ज़ाम में आ जाता है और आपसे नहीं बनता है, तो ये बहुत दुखदाई होगा। तो आप पिछली जो क्लास हैं उन्हें कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की हैं, और इन्हें रिवीजन के तौर पे आप करते जाइए। बाकी आप जहाँ से जो पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।